हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है 23 मार्च और आज था ईएमआरएस प्रिंसिपल का एग्जाम। उसी के आंसर हम देखने वाले हैं, क्या क्वेश्चंस थे, क्या आंसर थे, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही सेक्शन था। ये वाला जो लाइव है इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सेक्शंस के बारे में। तो पेपर मेरे पास आ चुका है और अगर मैं सेट की बात करूं तो सेट जो ये मेरे पास है, ये मेरे पास है A9। इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप जो अपने आंसर्स हैं वो आप मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मैंने आपको जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि इंडिया के नंबर 1 टीचिंग इंस्टीट्यूट है हम, जो आपको प्रोवाइड करते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर जैसे पोस्ट के लिए प्रिपरेशन, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे पास और नोट्स बाय द कोरियर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करें ईएमआरएस प्रिंसिपल का जो आज का पेपर है उसका जो है एमसीक्यू जो सेक्शन है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम का नाम और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसा स्टडी मटेरियल जहां पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो, चाहे वो आप यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, या केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, या फिर ईएमआरएस प्रिंसिपल, क्योंकि ईएमआरएस की फेज 3 की रिक्रूटमेंट आने वाली है दिसंबर 2026 में नोटिफिकेशन। तो जो है अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा 8447410108। इस तरीके से आपके पास कोरियर के माध्यम से पहुंच जाते हैं आपकी बुक्स जो है आपके पास कंप्लीटली पैक होके, या जो है आप पैन इंडिया डिलीवरी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो पोर्टर के माध्यम से आपको सेम डे डिलीवरी मिल जाती है। आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल एकेडमी, यहाँ पर हमारे पास सभी कोर्सेज अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट वैकेंसी आल्सो, चाहे वो यूपीएससी है हमारा, चाहे वो हमारा केवीएस, एनवीएस है, या फिर हमारा ईएमआरएस है। इसमें आपका सारा सिलेबस कवर है आपका, चाहे इसमें हम बात करें क्लासेस की, नोट्स की, या फिर टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव, सारी चीजें आपकी यहाँ पर जो है कवर की गई है। तो ये जो सेक्शन है हमारा, ये जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये मेरे पास है आपका A9, ठीक है, A9 सेट है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपका पास जो भी क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो ये एमआरएस का टीयर 2 है। हमें पता है कि जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है उसमें हमारे पास था एडमिन एंड फाइनेंस एंड एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, तो वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है असर्शन एंड रीजंस के बेसिस पर। तो जो है कुछ थोड़ा सा कट है, लेकिन आपको सारे आंसर जो है सही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहला जो कथन दिया गया है असर्शन ए, ये क्या कहता है? ये कहता है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग ओनली ऑन इन प्राइमरी स्टेज। इसकी भौतिक अवसंरचना विद्यार्थियों के अधिगम को केवल प्रारंभिक बचपन तथा प्रारंभिक चरणों में ही प्रभावित करती है। तो बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए हर एक स्टेज पर मायने रखता है, चाहे स्कूल में है, कॉलेज में है, प्राइमरी लेवल पर है, मिडिल लेवल पर है, एडोल्सन है, हर एक जगह पर आपका जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट के लर्निंग को, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप जो है प्राइमरी क्लासेस में है, या फिर हम कॉलेजेस में, राइट। तो सेकंड हमारा क्या है? सेकंड है हमारा आर जो है adolescents and older students are not sensitive to environmental factor and responsive to the instructional quality only। किशोर और उम्र में बड़े विद्यार्थी पर्यावरणीय कारकों के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं और केवल शिक्षण गुणवत्ता के प्रति ही प्रकृति क्रियाशील होते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं है। एडोलसेंस तो हमारी एक ऐसी स्टेज है जहां पर हम जो है हर एक चीज को बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। हमें जरूरत होती है एम्पैथी की, कोई हमें सुने, तो सेंसिटिव होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड जो है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, ए एंड आर ट्रू, तो दोनों तो एक तो ट्रू है ही नहीं, दोनों हमारे पास। ए इज ट्रू, यहाँ पर दिया गया बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट ऑप्शन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका है आपका ऑप्शन नंबर 4, जो आपका स्टेटमेंट है ए और आर दोनों ही गलत है यहाँ पर। सेकेंड स्टेटमेंट पर बात करते हैं। सेकेंड जो हमारा है वो हमारा क्या है? असर्शन ए हमारा इन एन इफेक्टिव School, the principal role increasingly shift from administrative control to the instruction leadership. Yes, तो अब जब टीचिंग में होते हैं, जब आप टीचर होते हैं तो आपका मेन फोकस होता है टीचिंग लर्निंग पर। एडमिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको कहीं भी कभी दी जाती है, लेकिन जब आप स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल का एक फेस होते हैं, आपके पास जो है अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एडमिन भी। अब आप इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप आप अपनाते हैं, पेडागोजिकल लीडरशिप है। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप अनेबल प्रिंसिपल टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस क्लासरूम प्रैक्टिस, टीचर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। तो आप
आप सभी चीजों पर फोकस करते हैं, ना सिर्फ लर्निंग वर्क करते हुए आप जो है टीचर की कमियां निकालने पर फोकस करते हैं, बल्कि प्रोफेशनल ग्रोथ पर फोकस करते हैं उनकी। ये देखते हैं कि क्या चीजें सही से हो रही है, कहां पर हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्लासरूम प्रैक्टिस क्या चल रही है, बच्चों को सुना जा रहा है कि नहीं, उसके डाउट्स लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम क्या है, किस तरीके की लर्निंग हो रही है, इन सभी चीजों पर हमारा फोकस रहता है। तो सभी चीजों पर हमारा फोकस रहता है, और ये क्यों है, क्योंकि आप एक गुड अच्छे इंस्ट्रक्शन जो लीडर है वहां पर आपका फोकस होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर एक प्रभावी विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका प्रशासनिक नियंत्रण से हटकर निर्देशनात्मक नेतृत्व की ओर बढ़ती है। तो बिल्कुल, क्योंकि आपकी प्रशासनिक से बल्कि लीडर आप एक बनते हैं, निर्देशात्मक है। सेकंड है निर्देशात्मक नेतृत्व प्रधानाचार्यों की कक्षा प्रथाओं, शिक्षक व्यावसायिक विकास, छात्र सीखने के परिणामों के सीधे प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो आर है वो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकंड का, वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा अगेन असर्शन एंड रीजंस के बेसिस पर है। तो ए असर्शन है क्लियरली आर्टिकुलेटेड पॉलिसीज रिड्यूस एम्बिग्विटी इन इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग। तो बिल्कुल सही है कि स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई नीतियां संस्थागत कामकाज में अस्पष्टता को कम करती हैं। अगर हमारे पास क्लियर पॉलिसी होगी, हमें पता है कि भाई क्या पॉलिसी है, कैसे काम करनी है, क्या चीजें करनी है, अगर हमारे पास क्लियर पॉलिसी है तो किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, राइट। सेकंड हमारा है रीजन, इसमें दिया गया व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर एक्सप्लिसिट स्टेक होल्डर्स आर बेटर एबल टू अलाइन देयर एक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि जब अपेक्षा स्पष्ट होती हैं तो हितधारक अपने कार्यों को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने में सक्षम होंगे। तो बिल्कुल, जब आपके कोई एक्सपेक्टेशन क्लियर है कि भाई आपको जो है 100% रिजल्ट लेकर आना है, स्टूडेंट्स का जो है आपको फोकस करना है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर, तो अगर आप एक्सपेक्टेशन क्लियर है तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि भाई मुझे ये काम करना है। तो दोनों ही हमारे यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट सही है, और ए आर को सही व्याख्या करता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो हमारा जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड टू। प्रारंभिक बाल अवस्था में भावनात्मक विकास सबसे अधिक निम्नलिखित में से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, जेनेटिक मैच्योरेशन ऑफ द मोटर स्किल्स। मोटर स्किल जो डेवलपमेंट हो रहा है आपका, चाहे ग्रोस मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल, क्या हमारा ये इमोशनल डेवलपमेंट नहीं, दिस इज अ फिजिकल डेवलपमेंट। सेकंड हमारा आइडेंटिटी फॉर्मेशन, और थर्ड है हमारा क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट विद द केयर गिवर। तो ये इमोशनल है कि भाई किस तरीके से आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रही है, क्या जो है गुण आ रहे हैं, क्या इमोशंस आ रहे हैं, एंड क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट हमारा कैसा है ना, किस तरीके से सोशल स्किल सीख रहे हैं, ये सारी चीजें केयर गिवर से। तो यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट जो है वो बन रहा है। अगर हम बात करें कि अर्ली चाइल्डहुड में यहाँ पर हमारे पास क्या है, फैमिली मेंबर्स है, सबसे ज्यादा हमारे सिबलिंग्स है, पेरेंट्स है ना, ग्रैंड पेरेंट्स है, वहां पर अटैचमेंट बन रहा है, तो वहां पर इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परामेंटल एक्टिविटी लेवल। तो ये तो बच्चा बाद में सीखेगा, जो है इनिशियल लेवल पर नहीं सीख रहा है। तो पेशीय जो है कौशल का अनुवांशिक परिपक्वन, ये हमारा गलत है। पहचान निर्माण ठीक है। देखभालकर्ताओं के साथ जुड़ाव की गुणवत्ता ठीक है। स्वभावगत गतिविधियां स्तर, ये हमारा गलत है। तो हमारा कौन सा ठीक है यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन, हमारा जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा गुड गवर्नेंस है। तो गुड गवर्नेंस इन स्कूल इज रिफ्लेक्टेड थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ, विद्यालयों में सुशासन निम्नलिखित के संयोजन से परिलक्षित होता है। किससे होता है, गुड गवर्नेंस क्या है, जहां पर सब कुछ ट्रांसपेरेंस है, फेयर हो रहा है, बिना किसी भेदभाव के हो रहा है, पक्षपात है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग रेगुलरिटी कंप्लायंस पेयर्ड विद द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। सेकंड है ट्रांसपेरेंसी। गुड गवर्नेंस कब होगा, जब ट्रांसपेरेंसी होगी, जब अकाउंटेबिलिटी है, आप जवाबदेह हैं किसी चीज के, पारदर्शिता बनी हुई है, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन है, सभी मिलकर काम कर रहे हैं। ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हाई इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्डाइजेशन विद द मिनिमल प्रोसीजर, नहीं प्रोसीजर तो होने चाहिए, स्टैंडर्ड आप बना लो, लेकिन प्रोसीजर नहीं तो काम नहीं चलेगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज प्राइमरी बाय द सीनियर लीडरशिप, नहीं, वो एक ऑटोनॉमी हो जाएगी वहां पर कि आप जो है एक जो है सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं, तो वहां पर हमारा गुड गवर्नेंस नहीं है, सबको मिलकर चलना, कंसल्टेटिव पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। तो विद्यालयों में सुशासन निम्नलिखित के संयोजन में परिलक्षित होता है। केंद्रीय प्राधिकरण के साथ मजबूत न्यायिक अनुपालन, पारदर्शिता, जवाबदेही, धारकों की भागीदारी, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है बी। और थर्ड जो ऑप्शन दिया गया वो है न्यूनतम प्रतिक्रियात्मक भिन्नता के साथ उच्च जो है अनुदेशात्मक मानकीकरण, और वरिष्ठ नेताओं द्वारा मुख्यतः प्रयोग की जाने वाली रणनीतिक सहायता। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, हमारा राइट ऑप्शन है बी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, सब मिलकर काम करेंगे, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन होगा, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एकेडमिक प्लानिंग एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल शुड बिगिन विद। प्लानिंग हमारी कब स्टार्ट होना चाहिए? एकेडमिक प्लानिंग यानी कि संस्थागत स्तर पर अकादमिक योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से होनी चाहिए। कब? सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। इंस्ट्रक्शन मटेरियल तो हम तब सिलेक्ट करेंगे ना जब हम प्लान करेंगे कि भाई क्या चीजें पढ़ानी है, कैसे करना है, उसके बाद हम मेटल जो है मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। एनालिसिस ऑफ लर्नर डाटा एंड द प्रायर अटेनमेंट, एलोकेटिंग ऑफ द टीचिंग टूल्स, टीचिंग लोड्स भी हम तभी जब हमें क्या करना है, किसको क्या चीजें पढ़ानी है, कहां पर फोकस करना है, उसके बाद हम टीचिंग लोड जो है एलोकेट करेंगे। एनालिसिस ऑफ असेसमेंट फ्रेमवर्क। असेसमेंट फ्रेमवर्क तो जब हमने जो चीज अचीव कर ली उसके बाद का स्टेप है। तो सबसे पहला हमारे पास डाटा होना चाहिए, प्लानिंग की हमें क्या करनी है, किसके अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पास होना चाहिए। तो लर्नर का जो डाटा है वो एनालिसिस करेंगे, प्रायर अटेनमेंट हम देखेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा है बी, यानी कि संस्थागत स्तर पर अकादमिक योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री का चयन, शिक्षार्थी आंकड़ों और पूर्व उपलब्धि का विश्लेषण, शिक्षक भार का आवंटन, मूल्यांकन ढांचों का विश्लेषण। तो ये वाला हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पहले हम आंकड़े जांचेंगे, पूर्व उपलब्धि क्या है बच्चे की उसको हम देखेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। शिक्षण सामग्री का चयन उसके बाद में करेंगे, टीचिंग लोड बाद का काम है, मूल्यांकन सबसे लास्ट स्टेप है हमारा असेसमेंट का, जो हम सबसे बाद में करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, द शिफ्ट टू दी 5+3+4 स्ट्रक्चर इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज प्राइमरी बेस्ड ऑन। तो हमें पता है एनईपी 2020 थर्ड एजुकेशन पॉलिसी में हमारा क्या है स्ट्रक्चर, 5+3+3+4 है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 संरचना में परिवर्तन मुख्य रूप से किस पर आधारित है, क्यों किया गया, किस पर बेसिस है? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस नहीं, हम तो ऑलरेडी चल रहे थे 10+2+3 में भी वही क्लासेस थी, वही सारी चीजें थी, बस स्ट्रक्चर चेंज किया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिन कन्वेंस की वजह से किया गया है, यानी कि प्रशासनिक सुविधा की वजह से तो नहीं है। सेकंड है कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के यहाँ पर फोकस किया गया है कि बच्चे का 80% डेवलपमेंट, 85% जो है माइंड डेवलपमेंट बाय द एज ऑफ 6 हो जाता है। हमें फोकस करना है प्री प्राइमरी पर, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, ओवरऑल डेवलपमेंट पर। यहाँ पर हमारा फोकस है कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के संज्ञानात्मक तथा सामाजिक भावनात्मक चरण पर। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, वो करेक्ट है। थर्ड हमारा दिया गया इंटरनेशनल बेंचमार्किंग विद ओईसीडी कंट्री, वो भी नहीं हमारा। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहले भी था क्योंकि वही क्लासेस है, बस हमने स्ट्रक्चर चेंज किया है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्रोच टू इक्विटी एंड इंक्लूजन। इक्विटी और इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब क्या है कि आप नॉर्मल बच्चों के साथ सभी बच्चों को जो है एक छत के नीचे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि जो मेंटली फिजिकली हेल्दी है वो तो बच्चा प्रेजेंट है ही, उसके साथ अगर कोई CWSN है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, सबको एक ही जगह पर हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी? इक्विटी, आप सबको समान मौका दे रहे हो, सबको जो है सेम अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। चाहे आपके स्कूल में कोई आरटी के तहत एडमिशन लेकर आया है, कोई जो है किसी भी जेंडर से है, किसी भी कास्ट से है, किसी भी रिलीजन से है, एसडीजेड है, यानी कि सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है, सबको आप सेम मौका दे रहे हो। तो हमारा क्या है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समानता समावेशन संबंधी दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यूनिफॉर्म एजुकेशन प्रोविजन फॉर लर्नर, कि हाँ ठीक है कि हम सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान शैक्षिक प्रावधान बनाएंगे, ठीक है, कहा जा सकता है कि हाँ ये ठीक है। बट सेकंड स्टेटमेंट है टारगेटेड सपोर्ट फॉर सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप, ये हमारा जो है ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि इसमें इंक्लूसिवनेस इक्विटी दोनों की बातें हो रही हैं कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह है उसके लिए हम लक्षित सहायता करेंगे। जैसे हमारे पास एनईपी 2020 में क्या है, हमारे पास जेंडर के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड है, जो हमारी कस्तूरबा गांधी विद्यालय उनको जो 12वीं तक रेजिडेंशियल स्कूल फीमेल को प्रोवाइड किया, ये सारी फैसिलिटी है। थर्ड हमारा रिजर्वेशन बेस्ड एडमिशन रिफॉर्म फेवरिंग ओनली सर्टेन कास्ट, नहीं, हम सबको इकट्ठा लेके चलना चाहते हैं, तो हम सर्टेन कास्ट पर तो फोकस कर ही नहीं रहे। तो आरक्षण आधारित प्रवेश सुधार जो केवल कुछ जातियों के पक्ष में, यह गलत है। नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूलों का उन्मूलन, नहीं, हम ये भी नहीं चाहते, क्योंकि एनईपी 2020 क्या कहती है, एनईपी 2020 कहती है स्कूल क्लस्टर होगा, जहां पर सभी प्राइमरी स्कूल जो है एक स्कूल के साथ अटैच होंगे, ग्रुप ऑफ स्कूल्स होगा, पेयरिंग होगा, यानी कि ट्विनिंग या पेयरिंग होगा स्कूल का, एक पब्लिक स्कूल को प्राइवेट स्कूल के साथ, ताकि प्राइवेट स्कूल के जो अच्छी चीजें हैं वो पब्लिक स्कूल भी सीख सके, पब्लिक स्कूल की जो अच्छी चीजें हैं वो प्राइवेट स्कूल भी सीख सके, दोनों होंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि प्राइवेट स्कूल बिल्कुल खत्म हो जाए। तो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो यहाँ पर आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। द दीक्षा प्लेटफॉर्म वाज डेवलप प्राइमरी टू। तो दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है हमारा वो क्यों डेवलप किया गया था? तो दीक्षा प्लेटफॉर्म को मुख्य रूप से किस उद्देश्य से विकसित किया गया था? फर्स्ट, कंडक्ट नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बोर्ड एग्जाम तो हम यहाँ पर नहीं कंडक्ट करते, तो राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षाओं का संचालन करने के लिए बिल्कुल गलत है हमारा। सेकंड है हमारा प्रोवाइड डिजिटल रिसोर्सेज फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट। दोनों के लिए टीचर जो है यहाँ पर अपना कंटेंट बनाकर अपलोड करते हैं, आपको हर एक क्लास के वाइज जो है जो भी टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी, असेसमेंट्स होंगे हमारे पास। जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर लॉग इन करके उन सारी चीजों को देख सकते हैं, बच्चे असेसमेंट दे सकते हैं, क्विज है यहाँ पर। जो पर बच्चा है हमारा उसकी टेक्स्ट बुक्स पर हमारे पास स्कैन कोड है जो सीधा दीक्षा प्लेटफॉर्म के लिए ओपन होता है, और वहां पर बच्चा के पेरेंट्स भी एज ए पेरेंट्स लॉग इन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स लॉग इन कर सकते हैं, या टीचर जो एज ए टीचर लॉग इन कर सकता है, अपना डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है ना। तो बच्चे के लिए एक सही जगह है जहां पर उसको सारा कंटेंट मिल रहा है, अदर देन वो गूगल पे जाए सारी चीजें सर्च कर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पर उसको बिल्कुल क्वालिटी टीचर से और बेस्ट चीजें मिल रही हैं। तो शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए ये जो पोर्टल है वो बनाया गया था यहाँ पर हमारा वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत। मॉनिटर टीचर अटेंडेंस। तो टीचर अटेंडेंस का पोर्टल नहीं है, शिक्षकों की जो उपस्थिति है उसकी निगरानी करने के लिए नहीं है। रिप्लेस प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स। नहीं, हमने प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स को रिप्लेस नहीं किया है, मुद्रित पाठ्य पुस्तकों को बदलने के लिए नहीं है। अभी भी हमारे पास फिजिकल जो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स हैं अभी भी वो बच्चों के लिए हैं, बस हमने उसमें एक स्कैन कोड भी ऐड कर दिया है कि अगर आप चाहो तो यहाँ से जो भी लेक्चर है उसके आप दीक्षा पोर्टल पर जाके सारी चीजें देख सकते हो। ऑनलाइन है हमारे पास अवेलेबल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिजिकल टेक्स्ट बुक्स को रिप्लेस करें। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा कौन सा हो जाता है? राइट ऑप्शन हमारा है यहाँ पर भी बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। In order to effectively deal with problems of adolescents, it is important that the teachers, शिक्षक किशोरों की समस्याओं से प्रभावशाली तरीके से कैसे निपट सकते हैं, किस तरीके से निपट सकते हैं? एडोलसेंस की प्रॉब्लम्स है ना, तो पनिश देम सेवरली फॉर इनडिसिप्लिन। नहीं, हम पनिश नहीं कर सकते। वो स्टेज ऐसी है जहां पर हमें जरूरत है कि हम उनकी बात को सुने, ध्यानपूर्वक उनकी बात को सुने, उनको पनिश नहीं कर सकते हैं हम, है ना। अगर हम पनिश करेंगे तो वो आपसे अपनी बात ही नहीं कहेगा, सॉल्यूशन नहीं लेकर आएगा, हो सकता है गलत संगत में पड़ जाए, तो पनिश नहीं कर सकते। तो उनको अनुशासन तोड़ने के लिए सख्त सजा देकर नहीं, उनको समझा के हमें सिखाना पड़ेगा। सेकंड, स्कोल्ड देम पब्लिकली इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स। से तो बिल्कुल भी नहीं, उनके दोस्तों के सामने उनको डांट कर नहीं। आप जो है रिलेशन ही आपके खराब हो जाएंगे, वो आपके पास कभी आएगा नहीं अपनी बातें बोलने के लिए, करने के लिए कि आप समझते नहीं हो मुझे। तो ट्राई टू टॉक टू देम एंड अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। ये बहुत जरूरी है कि एडोलसेंस में हम बच्चे की जो है क्या भावनाएं हैं, उसकी इमोशंस जो है वो हम समझे, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या पीओवी है, क्या वो कहना चाहता है वो हम यहाँ पर समझे, वो सबसे जरूरी है। तो ट्राई टू टॉक टू देम एंड अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। उनसे बात करके उनका परिप्रेक्ष्य समझने की कोशिश करके। रिवॉर्ड देम फ्रीक्वेंटली एंड रेगुलरली फॉर ओबीडियंस। की उन्हें आज्ञा पालने के लिए बार बार लगातार इनाम दे। तो वो उस छोटे स्टेज में भी नहीं है जहां पर आप जो है किसी बच्चे को जो है कोई हैबिट आपको बनवानी है तो आप उसको बार बार रिवॉर्ड दे रहे हो, उस स्टेज पर भी नहीं है कि हम जो आज्ञा पालन कर रहे हैं बार बार इनाम दे रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि उनसे बात करके उनका परिप्रेक्ष्य जो है परिप्रेक्ष्य समझने की कोशिश करना, यानी कि ट्राई टू टॉक टू देम एंड अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। तो सी ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। द गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज पीएम विद्या एंड निष्ठा आर मोस्ट वैल्यूएबल टू अ स्कूल व्हेन द प्रिंसिपल एंश्योर्स दैट दे आर यूज्ड टू। पीएम ई विद्या, ई विद्या के तहत ही हमारे पास सारी जो स्कीम्स है, दीक्षा है, निष्ठा है, ये सारी हमारे पास स्कीम्स इसी के तहत है। और निष्ठा जैसे सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी स्कूल के लिए तभी सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं जब प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका उपयोग किया जा रहा है। रिप्लेस टीचर डिजाइन इंस्ट्रक्शन नहीं, टीचर के डिजाइन इंस्ट्रक्शन को हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आपके पास जैसे दीक्षा पोर्टल है, पीएम विद्या के तहत ही है कि वहां पर आपको जो है कंटेंट मिलेगा, आप वहां पर वीडियोस देख सकते हो, डिजिटल कंटेंट देख सकते हो, असेसमेंट है आपकी, क्विजेस है, वो सारी चीजें अवेलेबल है। निष्ठा पोर्टल है टू ट्रेन द टीचर, तो हम टीचर डिजाइन इंस्ट्रक्शन को तो बिल्कुल रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं। सपोर्ट क्लासरूम टीचिंग विद द हाई क्वालिटी जो है हमारा रिसोर्सेज की हम जो है और एडिशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं हाइब्रिड एजुकेशन की, हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन अगर हमने कोशिश की है लाने की तो उसके लिए हम उसके अप्रोप्रिएट जो भी कंटेंट है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर पाए। तो क्लासरूम टीचिंग को सपोर्ट करना यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों के साथ कक्षा शिक्षण का समर्थन करने के लिए ये ऑप्शन
ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन हमारे। स्टैंडर्डाइज टीचिंग पेस अक्रॉस सब्जेक्ट, यानी कि सभी विषयों में शिक्षण की गति को मान्यकृत करने के लिए नहीं, हम जो यहाँ पर कोई स्टैंडर्डाइज नहीं कर रहे कि भाई ऐसे ही टीचिंग होगी, बल्कि एनईपी 2020 तो क्या कहती है, टीचर को ऑटोनॉमी दो, टीचर को चूज करने दो कि वो कैसे पढ़ाना चाहता है, क्योंकि एक टीचर ही जानता है कि उसके पास जो स्टूडेंट है वो कैसा है, उसको किस लर्निंग स्टाइल से समझ में आएगा, उसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है, क्या पेडागोजी यूज करनी है, वो एक टीचर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो उसको तो हमें ऑटोनॉमी देनी है, यानी कि सभी विषयों में शिक्षण की को मान्यकृत करने के लिए गलत है। रिड्यूस टीचर प्रिपरेशन टाइम एंड द वर्कलोड, तो इससे क्या हमारा टाइम कम हो रहा नहीं बल्कि एडिशनल टाइम लग रहा है ना, तो शिक्षकों की तैयारी करने में लगने वाला कम और कार्यभार को कम करने के लिए नहीं, ये प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर आपको बल्कि थोड़ा सा एडिशनल टाइम लग रहा है, आपको कंटेंट तैयार करना है डिजिटली, ये सारी चीजें करनी है, तो वहां पर थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इसको कम करने के लिए ये मेन मोटिव नहीं है। मेन मोटिव है कि उच्च गुणवत्ता लेकर आनी है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द मैचिंग ऑफ द डेवलपमेंटल कंसेप्ट टू द एप्रोप्रिएट एग्जांपल। विकासात्मक अवधारणा का उपयुक्त उदाहरण से मिलान करना है, आपको सही विकल्प चुनना है। डेवलपमेंट कंसेप्ट में दिया गया है मैच्योरेशन है, एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन है, बायोलॉजिकल रेडीनेस और सेंसिटिव पीरियड, यानी कि परिपक्वता, पर्यावरणीय उत्तेजना, जैविक तैयारी और संवेदनशील अवधि। मैच्योरेशन की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कि भाई मैच्योरेशन ऐसा है पॉइंट जहां पर आपकी ग्रोथ रुक जाती है ना, जो है बिल्कुल पूरा तरीके से रुकने से पहले जो है धीरे धीरे जो रुकते हैं, मैच्योरेशन फिजिकली ग्रोथ। तो यहाँ पर है चाइल्ड बिगिनिंग टू वॉक विदाउट द फॉर्मल ट्रेनिंग, vocab growth influenced by the caregiver interaction, difficulty in formal reading instruction before neurological readiness, long term impact of early language deprivation। तो यहाँ पर उस तरीके की कोई डेफिनेशन नहीं दिखाई दे रही है। तो हम चार ऑप्शंस में से अगर बात करें तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चा बिना औपचारिक परीक्षण के जो है चलना शुरू कर देता, तो एक हम बोलते हैं ना मैच्योरिटी आ गई बच्चे में, ना मैच्योर हो गया है कि अब उसको जो है स्कैफोल्डिंग की जरूरत नहीं है, टेम्परेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से चल सकता है, फॉर्मल ट्रेनिंग जो है उसके बिना बच्चा चल सकता है, तो मैच्योर हो गया। तो ये वाला पॉइंट तो हमारा ए का फर्स्ट ही है। सेकंड, एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन, vocab ग्रोथ इन्फ्लुएंस्ड बाय द केयर गिवर इंटरेक्शन। एनवायरमेंटल, उसके आसपास जो भी चारों तरफ जो उसकी फैमिली है, फ्रेंड सर्कल है, वो जहां पर भी जाता है जो उसका सोशल सर्कल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे की vocab बन रही है। तो एनवायरमेंटल इंटरेक्शन के शब्दावली का विकास देखभालकर्ताओं के साथ बातचीत से प्रभावित होता है, तो ये बिल्कुल होता है एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन। सेकंड हमारा करेक्ट है। थर्ड इज द बायोलॉजिकल रेडीनेस, डिफिकल्टी इन फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन बिफोर न्यूरोलॉजिकल रेडीनेस। तो बायोलॉजिकल है हमारा, तो तंत्रिका संबंधी तत्परता से पहले औपचारिकता पठन निर्देश में कठिनाई। देन हमारा सेंसिटिव पीरियड, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ अर्ली लैंग्वेज डिप्राइव, तो प्रारंभिक भाषा अभाव का दीर्घकाल प्रभाव। तो यहाँ पर हमारा जो है ये भी हमारा फोर्थ यहाँ पर है। तो सारा जो है हमारा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और जो है हमारा फोर्थ का जो है डी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा है, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लर्निंग आउटकम से। क्वेश्चन नंबर 13, लर्निंग आउटकम्स आर द बेस्ट डिस्क्राइब्स एट। दो चीजें होती है, हमने पढ़ी थी, एक होता है लर्निंग आउटकम, एक होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है आपका कि आप क्या चीजें पढ़ाने वाले हैं, क्या आपने सोचा है कि भाई इससे ये चीजें बच्चे को आएंगी। लर्निंग आउटकम की ये पढ़ने के बाद बच्चे को ये चीजें आ जाएंगी। आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव जब अपना लेसन प्लान बनाते हो उस टाइम देखते हो, लर्निंग आउटकम है जब आपने वो एग्जीक्यूट कर दिया उसके बाद। तो अधिकतम प्रतिफल का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन है कौन सा, टॉपिक कवर्ड इन द लेसन नहीं, ये तो नहीं करता है। लर्निंग आउटकम है कि भाई क्या आउटकम होगी, बच्चा क्या सीखेगा उसके बारे में है। तो टॉपिक्स कवर्ड इन ए लेसन ये तो हमारा नहीं है, तो पार्ट में शामिल वैसे नहीं है। सेकंड, टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज बाय द टीचर। स्ट्रेटेजी अलग चीज है और हमारा आउटकम अलग चीज है, ऑब्जेक्टिव अलग चीज है। तो टीचिंग स्ट्रेटेजी शिक्षक द्वारा अपनाई गई शिक्षण गतिविधियां, ये भी नहीं है। थर्ड हमारा ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट लर्नर्स कैन डू, जिसको हम ऑब्जर्व कर सके, जिसको हम मेजर कर सके कि बच्चे को ये चीज आनी चाहिए थी। मैंने अगर कोई चैप्टर पढ़ाया है तो बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए था कि भाई जो है गैस कौन सा होता है, सॉलिड कौन सा होता है, लिक्विड कौन सा होता है, वो बच्चे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि वो हम देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आप बच्चे समझ पा रहे हैं, समझ गए हैं ना। तो ऑब्जर्व एंड मेजरेबल स्टेटमेंट, जिसको हम मेजर भी कर, ये नहीं कि बच्चों को ये समझ में आ जाएगा, लेकिन आप कैसे देखोगे ये आया कि नहीं,
तो वो भी जरूरी है। तो थर्ड हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं के अवलोकन योग्य और मापनीय कथन। फोर्थ है हमारा एग्जामिनेशन स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द लर्नर, शिक्षाओं द्वारा प्राप्त परीक्षांक। तो प्राप्त परीक्षांक हम असेसमेंट कर रहे हैं, बट लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा, क्योंकि हम एग्जाम में असेसमेंट करें कि भाई इतना जो हमने सिखाया बच्चे को क्या चीजें समझ में आई। तो एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक लेसन प्लान के अकॉर्डिंग वो, तो वहां पर हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। 14 है हमारा, लर्निंग इज मीनिंगफुल व्हेन टीचर्स, अधिगम तब प्रभावी होता है जब शिक्षक। लर्निंग कब मीनिंगफुल होती है? कंसीडर प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल टीचिंग। तो लर्निंग क्या है बेसिकली, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल बनते हैं और आप जाते हैं लर्निंग वॉक पर, तो आप क्या चीजें देखेंगे? आप देखते हैं क्लासरूम में ऑब्जर्व करते हुए कि बच्चे जो है टीचर जो पढ़ा रहा है वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, क्या उसका स्टाइल है। सबसे पहले जब टीचर आया क्लास में, क्या उसने पहले वाले जो दिन पढ़ाया था उसका हल्का सा रिकैप करवाया, डाउट बच्चे के पूछे, बच्चा अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो है बच्चे को कोई भी नॉलेज पढ़ाने से पहले, कोई भी चीज पढ़ाने से पहले बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक किए कि नहीं। जैसे आप मान लीजिए 11th को पढ़ाते हो, अब देखते हो ना कि भाई 10th का समझ में आया था किसी को कि नहीं, बेस सबका क्लियर है कि दोबारा से करवाने की जरूरत है। तो कंसिडर प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल द टीचिंग, ये हमारा ठीक है। सेकंड हमारा है क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ द फियर एंड स्ट्रेस। तो ये तो हमारा मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो है अपनी क्लासरूम में डरा डरा माहौल स्ट्रेस वाला ले, तो बच्चे डाउट ही नहीं पूछेंगे, बच्चे कुछ पूछेंगे नहीं, बच्चों को समझ नहीं आएगा, ना हम अपना लर्निंग आउटकम जो है अचीव कर पाएंगे। तो पढ़ाते समय विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। कक्षा कक्ष में डर व तनाव का वातावरण बनाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। थर्ड है रिलाई सोली ऑन द टेक्स्ट बुक्स एज देयर ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं करते। हम कभी ये नहीं कहते कि भाई टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ना है, उसके अलावा भी आपको पढ़ना है करंट में क्या चल रहा है ना। तो रियल लाइफ से हम जो है कनेक्ट करके एग्जांपल देते हैं बच्चे को, उस तरीके की नॉलेज जहां पर बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है, बच्चा अपने कंसेप्ट को जो है अप्लाई कर पा रहा है, एप्लीकेशन कर पा रहा है। अगर ऐसा होता तो हम क्लासरूम में बैठ के पढ़ाते, हम ना तो इंटर्नशिप की बात करते जो एनईपी 2020 कर रही है, ना हम जो है थर्ड लैंग्वेज की बात करते, ना हम मशीन लर्निंग की बात करते, ना हम एआई की बात करते, ना फील्ड विजिट हमारी, बैकलेस डे, ये सब क्या है सिर्फ टेक्स्ट रूम तक जो हमारा जो है सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक या क्लासरूम तक सीमित नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पर रिलाई होना गलत है कि पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में निर्भर करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है एक्टिवली प्रमोट कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को सक्रिय रूप में प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रमोट करते हैं कंपटीशन, लेकिन लर्निंग कहां हो रही है? यहाँ हम कंपटीशन को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चे की जो लाइफ स्किल्स है उस पर प्रमोट कर रहे हैं। लर्निंग है जहां पर बच्चे की प्रीवियस नॉलेज हम जो है कंसिडर कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ा रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि आरटी एक्ट 2009 इज टू, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आरटी क्यों बनाया गया? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा मिले, जिसकी भी उम्र 6 से 14 साल की है, बच्चा अपना एलिमेंट्री एजुकेशन जो है यहाँ पर पूरा करे, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है चाहे वो दिव्यांग है, सभी को एजुकेशन मिले। तो पहला ऑप्शन है प्रमोट प्राइवेट स्कूलिंग अलोंग विद द इनफॉर्मल स्कूलिंग बाय एनजीओ। नहीं, हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे कि प्राइवेट में होगा, सब जगह पर होगा। तो गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित अनौपचारिक शिक्षा के साथ साथ निजी शिक्षा को बढ़ावा देना। नहीं, एंश्योर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर, जो अभी हमने बात की, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक परीक्षा जो है सुनिश्चित करना, ये मेन मोटिव है। लेकिन हम यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि काफी सारी स्टेट्स हैं, क्योंकि हमारी एनईपी की अगर हम बात करें, एनईपी 2020, उसके अकॉर्डिंग जो 6 साल का बच्चा है वो तो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है फर्स्ट क्लास में। और इससे पहले हमारे पास 3 से जो 6 साल का बच्चा है वो अपना 3 साल का करिकुलम कर रहा है प्रीपरेटरी, जिसको आप बोल सकते हो बाल वाटिका, फर्स्ट क्लास से पहले। तो काफी सारे स्टेट्स हैं जो परमिसेबल करते हैं कि भाई आरटी एक्ट के तहत बच्चे को हम 3 साल से भी कंसिडर करेंगे प्राइमरी क्लासेस के लिए भी। हालांकि मेन जो डेफिनेशन हमारी वो यही है कि अगर बच्चे की उम्र 6 से 14 साल तक की, उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन हम यहाँ पर पूरा करवाएं। तो सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड, रेगुलेट करिकुलम कंटेंट इन द स्कूल, तो ये नहीं हमारा कि पाठ्य जो चर्या सामग्री है उसको विनिमय करें। इंट्रोड्यूस वोकेशनल एजुकेशन एट अर्ली स्टेज, ये भी नहीं कि प्रारंभिक चरणों में व्यवसायिक शिक्षा शुरू करें। तो हमारा मेन क्या है? सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चन है, आरटी एक्ट का राइट टू एजुकेशन है, सबको इसका मतलब पता है, सीधे स्टेटमेंट दी गई है, सेकंड हमारे यहाँ पर करेक्ट है, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्कूल कैन बेस्ट एड्रेस अडोलसेंट आइडेंटिटी इश्यूज बाय। जो स्कूल किशोरों की पहचान संबंधी समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान निम्न तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अडोलसेंस की प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपके जो है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पहली यूनिट में एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल में। इम्पोजिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स एंड बिहेवियर, तो यूनिफॉर्म जो है अपनाने से ऐसा कुछ होगा नहीं, तो एक समान मानकीकृत मानदंड और व्यवहार लागू करके नहीं। सेकंड हमारा इग्नोरिंग पर्सनल कंसर्न, ये तो बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत चिंताओं को नजरअंदाज करके नहीं, ये तो हमें सुनना है, उनकी बातें सुननी है, उनका पर्सपेक्टिव सुनना है, जानना है कि उनके मन में क्या है, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। देन हमारे पास है एनकरेजिंग सेल्फ एक्सप्रेशन एंड द क्रिटिकल थिंकिंग, आत्म अभिव्यक्ति और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करके सेल्फ एनकरेज करना है उनको, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, जैसे वो फील कर रहे हैं वो हमें खुलकर बता पाए, क्योंकि उस टाइम पर जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं अंदर उनका पूरा तूफान चल रहा है, एक स्टेज ऑफ स्टॉर्म हम इसको बोलते हैं ना, एक डेंजर स्टेज का हम नाम देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये हमें जो है यहाँ पर जो है लेकर आना है। एम्फेसाइजिंग ओबीडियंस एंड कंफर्मिटी, आज्ञाकारिता अनुरूपता पर जोर देकर नहीं, हम प्राइमरी स्टेज पर कर चुके हैं, एडोलसेंस पे हम नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? एनकरेजिंग सेल्फ एक्सप्रेशन एंड द क्रिटिकल थिंकिंग, राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है कि असेसमेंट इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, आकलन क्या होता है? असेसमेंट। असेसमेंट हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, असेसमेंट कि आपने जो चीजें बच्चे को पढ़ाई है अब आप उसको मेजर करना चाहते हो कि वह चीजें उसको आई है कि नहीं, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या उसके वीक पॉइंट्स, वीक की भी बजाय क्योंकि मैंने बोला कि हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, तो हम की क्या एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो असेसमेंट प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कि हमेशा ऑनगोइंग होगी, ऑनगोइंग कौन सी होगी? फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव होती है, ऑनगोइंग समेटिव होती है, एट द एंड आप कर रहे हो। तो ड्यूरिंग द क्लासरूम कभी आपने किसी बच्चे से वर्बल क्वेश्चन पूछ लिया, एमसीक्यू टेस्ट ले लिया, कुछ भी ले लिया, ये क्या है आपका? फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव रचनात्मक होता है, वो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ नहीं, हम जो है टेस्ट यूज करते हैं अलग अलग, पर प्रोसेस हमारा फॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव मानक संदर्भित नहीं, समेटिव योगात्मक वो हम बिल्कुल एंड में करते हैं। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, प्रगतिशील में, ऑनगोइंग चलते रहना, फॉर्मेटिव, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। NDEAR नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर हमारा, जहां पर हमारे दीक्षा निष्ठा सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। आर्किटेक्चर इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय द स्कूल लीडर एज एन एफर्ट टू, तो राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला NDEAR को विद्यालय के नेताओं द्वारा सबसे अच्छी तरह किस प्रकार के प्रयास के रूप में समझा जा सकता है? ऑप्शन ए है हमारा सेंट्रलाइज स्कूल गवर्नेंस, यानी कि विद्यालय प्रशासन को केंद्रीयकृत करना, नहीं, हम जो है डिजिटल चीजों पर बात करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलेगा अब हमारा दीक्षा निष्ठा पोर्टल सारी चीजें। बिल्ड इंटीग्रेटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस एजुकेशन सिस्टम, ये करेक्ट है कि शिक्षा प्रणालियों में एकीकृत डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना। थर्ड है रिप्लेस ट्रेडिशनल स्कूलिंग मॉडल, इससे इसका कोई लेना देना नहीं, हम डिजिटल पे है कि हम रिप्लेस नहीं करना चाहते, हाइब्रिड मोड पर है अभी, हम चाहते हैं ट्रेडिशनल भी हो लेकिन हाइब्रिड है ना। तो पारंपरिक स्कूली शिक्षा के मॉडल को बदलाव करना नहीं, रेगुलेट करिकुलम डिजाइन, पाठ्यचर्या जो है डिजाइन को जो है विनिमय करना नहीं, हमारा फोकस किस पर? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है NDR का। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर जो 2 है, सेकंड है, वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट फॉलोज ए डैश सीक्वेंस एंड ओकर्स एट ए डैश रेट ऑफ द डिफरेंट चिल्ड्रन, तो बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास एक डैश क्रम का अनुसरण करता है और विभिन्न बच्चों के लिए डैश दर से होता है। तो हमें क्या पता है कि हमने प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़े, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबल, कि जो डेवलपमेंट है वो एक प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस में होता है। आपको पता है कि बच्चा छोटा है, वो क्या करना सीखेगा? पहले अपना हेड कंट्रोल सीखेगा, पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, है ना। प्रेडिक्टेबल हम बता सकते हैं बच्चे की क्या नेक्स्ट स्टेज आएगी, है ना। बच्चा जो है बैठना सीख दिया, ठीक है, आप जो है वॉक करना सीखेगा, क्रॉल करना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, हम बता सकते हैं। तो फॉलो इन्हें प्रेडिक्टेबल, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? प्रेडिक्टेबल मैनर में होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ओकर्स एट डैश रेट ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन, हर एक
बच्चे में अपना जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चा जो अगर ऐसा होता सब में सेम होता तो आपकी क्लासरूम में सारे बच्चे सेम होते, सबका सेम आईक्यू होता, सब सेम परसेंटेज मार्क्स लेकर आते, आपको किसी स्पेसिफिक के लिए जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अलग अलग लर्निंग स्टाइल, अलग अलग टीचिंग एड यूज नहीं करने पड़ते। तो वेरिएबल होता है, अलग अलग बच्चों के लिए जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग जो है वेरिएबल होता है कि अलग अलग रेट से हो सकता है, किसी में बहुत जल्दी है, किसी में जो है थोड़ा टाइम ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो प्रेडिक्टेबल वेरिएबल होता है, ठीक है, प्रेडिक्टेबल और वेरिएबल यहाँ पर करेक्ट आएगा। डेवलपमेंट फिक्स पैटर्न में होता है, बिल्कुल गलत है। यूनिफॉर्म होता है, नहीं है, होता है। रैंडम होता है, नहीं, फिक्स होता है, हमें पता है कि ये चीजें होंगी। वेरिएबल होता है, ये ठीक है, बट रैंडम यहाँ पर गलत है। लीनियर होता है, नहीं, हमेशा ऐसे नहीं होता, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट जो है हमारा लीनियर नहीं होगा कभी भी कि सारे सेम चल रहे, नहीं। यूनिफॉर्म नहीं होता। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए, यानी कि पूर्व कथनीय और परिवर्तनीय, कि विकास एक पूर्व कथनीय क्रम का अनुसरण करता है और विभिन्न बच्चों के लिए परिवर्तनीय दर से होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर हमारा है 20 क्या कहता है? एक स्कूल प्रिंसिपल वांट्स टू बिल्ड ए कल्चर दैट सपोर्ट्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन टीचिंग, व्हिच एक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट पेडागोजिकल लीडरशिप इन दिस कंटेक्स्ट। एक विद्यालय का प्रधानाचार्य शिक्षण में निरंतर सुधार को बढ़ावा देने वाली संस्कृति का निर्माण करना चाहता है, ठीक है। स्कूल प्रिंसिपल क्या चाहता है कि यहाँ पर एक ऐसा कल्चर हो जहां पर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो, टीचिंग में सपोर्ट सिस्टम हो। तो इस संदर्भ में कौन सा कार्य शैक्षणिक नेतृत्व का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट है डिस्करेजिंग टीचर्स फ्रॉम ट्राइंग न्यू इंस्ट्रक्शन अप्रोच टू द अवॉइड इनकंसिस्टेंसी। नहीं, हम तो चाहते हैं इंप्रूवमेंट हो, तो जब तक हम कोई नई चीज ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे इंप्रूव होगा, कैसे हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करेंगे? सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो वो तो यहाँ पर है, ओके, आपको करना होगा, एनकरेज करना होगा, ठीक है। तो एनकरेज करना होगा डिस्करेज की बजाय, कि आप नई नई चीजें जो है वो ट्राई करो। सेकेंड हमारा लिमिटिंग कम्युनिकेशन विद द टीचर्स टू रिटन सर्कुलर अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, कि शिक्षकों के साथ संचार को प्रशासनिक क्रियाओं से संबंधित लिखित परिपत्रों तक सीमित करना। नहीं, हम जो है लिमिट नहीं करना चाहते कम्युनिकेशन, हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करो, अपने अकॉर्डिंग जो टीचिंग स्टाइल, टीचिंग टूल जो है यूज करो, ऑटोनॉमी देनी है, लिमिट नहीं करना है। थर्ड हमारा कंडक्टिंग एनुअल इंस्पेक्शन फोकस्ड ओनली ऑन माइनर रूल वायलेशन, कि हम वार्षिक निरीक्षणों का संचालन करें, वो भी किसमें? कि मामूली उल्लंघनों पर केंद्रित करें। नहीं, हमें माइनर तो चाहिए नहीं, माइनर तो हम वैसे भी स्किप कर देते हैं। माइनर में तुम्हारे पास पेनल्टी भी सेंस हो रहा है, हम कोई होल्ड ही नहीं करते हैं, कोई मॉनेटरी बेनिफिट है ना, वार्निंग दे सकते हैं, हम सेंश्योर दे सकते हैं, ये सारी चीजें। तो माइनर को तो जो डिसिप्लिन अथॉरिटी है वो भी ड्रॉप कर देता है, तो माइनर वायलेशन पर हम फोकस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज वेयर टीचर्स कोलैबोरेटिवली एग्जामिन स्टूडेंट वर्क एंड रिफाइन प्रैक्टिस। ये हम चाहते हैं कि जो है रेगुलरली प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज जो है वो हम यहाँ पर बनाएं, जहां पर टीचर कोलैबोरेटिवली सब मिलकर काम कर सके, ठीक है, एज अ टीम की तरह काम कर सके स्टूडेंट के वर्क पर, और जो भी प्रैक्टिस है उसको रिफाइन कर सके। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? 4। हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या दिया गया है? नियमित पेशेवर शिक्षण समुदायों का आयोजन करना, जहां शिक्षक मिलकर छात्रों के कार्यों की समीक्षा करें और शिक्षण पद्धतियों को परिष्कृत करें। Now, next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी would perform official journey abroad for up to how many days in a year without the prior approval of government of India। पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना वर्ष में कितने दिन तक विदेश की शासकीय आधिकारिक यात्रा कर सकते थे। हालांकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनता था, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ना, तो हमारी किसी एनईपी से है। माना कि PFRDA हम पढ़ते हैं कि मेन रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन वो क्या करते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए था, है ना। फिर भी हमारे पास क्वेश्चन आया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास 20 डेज, कि जो भी पेंशन जो हमारा चेयरपर्सन है एंड द मेंबर है PFRDA के, वो जो है ऑफिशियल जर्नी पर अब्रॉड कितने दिन तक जा सकते हैं बिना प्रायर अप्रूवल? 20 डेज तक जा सकते हैं। राइट ऑप्शन हमारा कितना है? बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स डायरेक्टली टू बेनिफिशियरीज अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, the utilization certificate in respect of direct benefit transfer is automatically generated through PFMS DBT in the office of Controller General of Accounts। यहाँ पर कंप्लीट स्टेटमेंट दी गई है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का प्रयोग करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अधीन लाभार्थियों को प्रत्यक्ष पर सुविधाएं अंतरित किए जाने की कार्यविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में उपयोग प्रमाण पत्र
दफ्तर महालेखा नियंत्रक के कार्यालय में पीएफएमएस या डीबीटी के माध्यम से स्वस्ति उत्पन्न हो जाएगा। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम जो है पीएफएमएस से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, रियल टाइम पर हमारे पास रिपोर्ट डाउनलोड्स होती है। डीबीटी अगर हमने किया है तो रियल टाइम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है। ये पूछा गया कौन सा रूल में, तो प्लीज आइडेंटिफाई द रूल ऑफ जीएफआर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो कृपया निम्नलिखित विकल्पों में से सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के संगत नियमों को चयनित करना आपको कौन सा है। आर्टिकल 238 का 5th क्लॉज, 239, 241 और 242 का फर्स्ट क्लॉज। ये जीएफआर 2017 के रूल नंबर 241 में दिया गया है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो है थर्ड है हमारा, ऑप्शन जो है यहाँ पर सी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इनकम टैक्स से जो है अभी अमेंडमेंट हुए थे, तो मुझे उम्मीद थी कि काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट उतने क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्टरनेशन टैक्स रिजीम अंडर इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स। तुम्हें पता है कि अभी हमारा जो है टैक्स चेंज हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट हमारे पास 2025 हो गया है, तो वहां पर हमारे पास अलग से जो रूल आए जिसके तहत हमारे पास सारी चीजें भी कितना क्या जो है एलिजिबिलिटी लिमिट्स रहेंगी। तो आयकर अधिनियम के अधीन वैकल्पिक कर व्यवस्था निम्नलिखित में से किस धारा में विहित की गई है। तो अब ये की गई है आर्टिकल 115 बीएसी, 115 बीएसी में है हमारे पास। तो राइट ऑप्शन यहाँ का कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 क्या कहता है, इन अ केस वेयर अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज फेसिंग एन इंक्वायरी अंडर रूल नंबर 14 ऑफ सीसीए रूल्स, यानी कि प्रोसीजर फॉर इंपोजिंग मेजर पेनल्टी एंड द चार्ज ऑफिसर इज एंटाइटल्ड टू असिस्टेंट ऑफ ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एज डिफेंस असिस्टेंट, there is a ceiling on the number of case in which such retired government servant could function as DA। तो ऐसे प्रकरण में जहां कोई सरकारी कर्मचारी सीसीए नियमावली 1965 के नियम 14 के अधीन जांच का सामना कर रहा हो और आरोपी अधिकारी प्रतिरक्षा बचाव सहायक के रूप में किसी भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की सहायता लेने का अधिकार है। इस प्रकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के प्रतिरक्षा बचाव सहायक सरकारी कर्मचारी के प्रतिरक्षा सहायक के रूप में कार्य करने के संदर्भ में प्रकरणों की संख्या की ऊपरी सीमा क्या है। सिंपली आज के टाइम पर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में था और जो इस बार भी था, अब जो है आपके जो है क्वेश्चन जो आ रहे हैं सीसीए के टाइम लाइन से भी या यहाँ से भी, क्वेश्चन ईजी है समझने में लेकिन लेंथी क्वेश्चन बना के देते हैं। जैसे यहाँ पर है सिंपल क्वेश्चन है कि भाई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट डिफेंस असिस्टेंट के तौर पर कितने केस ले सकता है, तुम्हें पता 7 ले सकता है। तो आइडेंटिफाई द सीलिंग फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन, तो 7 एट ए टाइम ले सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं सीसीए से, बट इजी आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 25 हमारा क्या कहता है, एवरी नॉमिनेशन मेड एंड एवरी नोटिस ऑफ कैंसलेशन गिवन बाय ए सब्सक्राइबर ऑफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ये ऑलरेडी भी क्वेश्चन आया हुआ है, एनवीएस में आया था, ठीक है। तो अंशदान भविष्य निधि पीपीएफ सीपीएफ के सब्सक्राइबर द्वारा दिए गए नामिती के नाम और उसे रद्द किए जाने के बारे में उसके द्वारा दी गई नोटिस निम्नलिखित में से किस तारीख से प्रवर्त होगी। तो हमें पता है कि भाई अगर नॉमिनेशन आपको कैंसिल करवाना है, चेंज करवाना है, तो आपको अकाउंट ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा। अगर आपने टाइम पर कर दिया तो वेल एंड गुड है, जब भी उसको रिसीव होगा तब से माना जाएगा। इन केस कभी ऐसा केस होता है अनलकीली की जो है एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट जो उसकी डेथ हो जाती है और रिक्वेस्ट अभी एचओ के पास ही गई है, तो उस केस में हम कब मानते हैं कि एचओ के पास गई होगी, तब से ही हम मान लेते हैं, चाहे वो अकाउंट ऑफिसर के पास पहुंचाओ या ना पहुंचाओ। तो यहाँ पर हमारे पास डेथ का केस नहीं है, नॉर्मल केस है, तो हम कब मानेंगे, अकाउंट ऑफिसर के पास पहुंचाओ। तो डेट इट इज गिवन बाय सब्सक्राइबर, नहीं, सब्सक्राइबर द्वारा दिए जाने की तारीख से नहीं। डेट इट इज सेंट बाय एचओ, नहीं, तो कार्यालय के प्रधान द्वारा इसे भेजे जाने की तारीख से नहीं। डेट ऑफ रिसिप्ट बाय द अकाउंट ऑफिसर, ये हमारा करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि लेखा अधिकारी द्वारा इसे प्राप्त किए जाने की तारीख से हम मानते हैं। डेट इट इज डायराइज्ड बाय द अकाउंट ऑफिसर, वो बाद में भी कर सकता है, तो लेखा अधिकारी डायरी में से प्रवेश करने की तारीख से नहीं। ऑप्शन सी जो हमारा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26, a writ in order to let the court know on what grounds he has been confined and is set him free if there is no jurisdiction for his detention. This writ has to be obeyed by the detaining authority by production of the person before the court. What this is writ known? तो writ जो है वहां से क्वेश्चन है कि न्यायालय को यह बताने के लिए कि किस आधार पर उसे हिरासत में लिया गया है और यदि उसे निरुद्ध किए जाने का कोई औचित्य नहीं है, उसे रिहा मुक्त कर दिया जाएगा, तो न्यायालय
न्यायालय के समक्ष संबंधित व्यक्ति को उपस्थित करने पर निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी की इस रिट का पालन करता है, तो इस रिट का क्या नाम है? तो ये रिट हमारी क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट है, हैबेस कॉर्पस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो रिट्स भी आगे से आप जो है पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। From which of the following dates the government servant can be allowed increment if this happens to fall in the course of joining time? निम्नलिखित में से किस तारीख से सरकारी सेवक की वेतन वृद्धि की अनुमति दी जा सकती है यदि वह सेवा में योगदान देने के क्रम में पड़ती हो? डेट ऑफ इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि की तारीख, डेट ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम दी ओल्ड स्टेशन, पुराने स्टेशन का प्रभार छोड़ने की तारीख से, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट न्यू स्टेशन, नए स्टेशन पर योगदान देने की तारीख से, और 1 मंथ आफ्टर ज्वाइनिंग न्यू स्टेशन, नए स्टेशन पर योगदान देने के 1 माह बाद। अब ये जो है हमने सी से ज्वाइनिंग टाइम रूल्स में पढ़ा है। एफआर हमारा कहता है फंडामेंटल रूल्स की अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी लीव पर है, उसका इंक्रीमेंट जो है उस दौरान होता है, तो वो इंक्रीमेंट हम तब तक नहीं देंगे जब तक एम्प्लॉय रिपोर्ट नहीं करेगा ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी के बाद मिलता है। तो यहाँ पर जब एम्प्लॉय ज्वाइनिंग टाइम पर है तो डेट ऑफ इंक्रीमेंट से भी हम नहीं देते, क्योंकि उस टाइम पर लीव पर है, ज्वाइनिंग टाइम पर है ना, तो लेट ऑफ जो है कब से उसने ऑल चार्ज किया नहीं, क्योंकि उस टाइम तक उसका इंक्रीमेंट ही ना हुआ। तो यहाँ से हम देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग द एट द न्यू स्टेशन, जब एम्प्लॉय न्यू स्टेशन पर पहुंच गया उस दिन से उसका जो इंक्रीमेंट है वो माना जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहां पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विद रेफरेंस टू द सीएसएमए रूल्स। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग? सीएसएमए रूल्स, सेंटर जो आपका मेडिकल अटेंडेंस रूल्स है उससे क्वेश्चन दिया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा चिकित्सीय सुश्रूषा नियमावली 1944 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। एन एडवांस अप टू 90% में बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट इन केस ऑफ मेजर इलनेस लाइक बाईपास सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, मेजर कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये हमारा करेक्ट है, हम 90% तक देते हैं। तो बड़ी बीमारी यथा बाईपास सर्जरी, किडनी प्रतिरोपण, कैंसर उपचार इत्यादि के मामले में सरकारी कर्मचारी को 90% तक धन अग्रिम एडवांस दिया जा सकता है, तो बिल्कुल दिया जा सकता है। सेकंड है हमारा ऑल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड अंडर सीएसएमए रूल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पे आर एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ मेडिकल अलाउंस। सीएसएमए रूल के तहत अधीन केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी भले उसका वेतन कुछ भी हो चिकित्सा अग्रिम के पात्र होते हैं। तो यस, आप जो है एडवांस ले सकते हो, सभी को एडवांस मिलता है। जिसको पॉलिसी के तहत यहाँ पर बेनिफिट मिलता है उसको एडवांस मिलता है, तो एडवांस दिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड हमारा फॉर आउटडोर ट्रीटमेंट एडवांस में बी लिमिटेड टू 90% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट एडवांस फॉर ओपीडी ट्रीटमेंट में बी ग्रांटेड व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग टेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज नॉट मोर देन हमारा 10,000 जो है। तो बहिरंग उपचार अग्रिम के तहत जो धन अग्रिम है उसके अनुमानित व्यय के 90% तक सीमित किया जा सकता है, बशर्ते कि अग्रिम उसी दशा में दिया जाएगा जब जांच परीक्षण सहित कुल व्यय 10,000 रुपए से अधिक नहीं हो। तो हम 90% तक जो एडवांस है वो हम यहाँ पर देते हैं। तो हमारी जो है तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसेबल अंडर टीए रूल्स टू द गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर रिटायरमेंट ऑन द सुपरएनुएशन इन केस जर्नी इज परफॉर्म्ड आफ्टर द रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति के बाद यात्रा करने की दिशा में जो है सरकारी सर्वेंट जो हमारा है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है को यात्रा भत्ता नियमावली के अधीन निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? क्या पूछा गया है? टीए रूल्स के तहत पूछा गया है, कब? रिटायरमेंट। तो टीए और रिटायरमेंट भी हम क्या देते हैं? टीए और रिटायरमेंट भी हम देते हैं जो भी एम्प्लॉय का ट्रैवल का खर्च है वो हम देंगे, जो उसका पर्सनल अफेक्ट्स का खर्च है वो हम देंगे यहाँ पर, जो उसकी कन्वेंस का खर्च है वो हम यहाँ पर देते हैं, और इसके अलावा हम क्या देते हैं? हम देते हैं सीटीजी। ये 4 कंपोनेंट हम देते हैं। तो सीटीजी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट वो हम देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल अफेक्ट्स वो हमने पढ़ा भी हम देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेंस वो भी हम देते हैं। यानी कि कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, सम्मित संस्थान स्थानांतरण अनुदान भी देते हैं, कर्मिक के सामान की ढुलाई भी देते हैं, वाहन की ढुलाई भी देते हैं। क्या नहीं देते? हम एडवांस नहीं देते हैं। यात्रा भत्ता अग्रिम जो एडवांस है वो नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? एडवांस हम देते हैं हमेशा एक गवर्नमेंट सर्वेंट को, और यहाँ पे जो केस है वहां पर एम्प्लॉय की रिटायरमेंट हो चुकी है तो हम एडवांस नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए हम नहीं देते क्योंकि अब हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं रहा तो हम एडवांस नहीं देते। हालांकि यहाँ पर हम एक क्लोज और भी पढ़ते हैं कि जब एम्प्लॉय अपने एलपीआर पर होता है, लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट पर होता है, तो उस टाइम पर एम्प्लॉय जो है यहाँ पर टीए ऑन रिटायरमेंट ले सकता है। तो अगर एम्प्लॉय इस टाइम पर लेगा जब वो एलपीआर पर है तो हम एडवांस भी देंगे, क्योंकि अभी उसकी जो है रिटायरमेंट नहीं हुई, अभी वो हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट है। बट यहाँ पर सुपर एनुएशन रिटायरमेंट हो चुकी है तो हम एडवांस नहीं देंगे। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 है, ए मॉडल टाइम लिमिट हैज बीन प्रेस्क्राइब फॉर एंश्योरिंग टाइमली कंक्लूजन ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अंडर रूल 14 ऑफ सीसीएस सीसी रूल 1965। अगेन प्रोसीजर फॉर इंपोजिंग मेजर पेनल्टी। ऊपर भी क्वेश्चन था, नेम से नीचे भी हमारे पास क्वेश्चन है सेम उसी से। सीसीएस सीसी नियमावली 1965 के नियम 14 के अधीन विभागीय जांच समय पर पूरी हो जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आदर्श समय सीमा निर्धारित की गई है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही निर्धारित समय सीमा चुनिए। तो मैं पता है कितने टाइम का जो है डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है वो क्या करती है, वो यहाँ पर अपॉइंट करती है किसको, इंक्वायरी अथॉरिटी को। कितना टाइम देती है? 6 महीने का टाइम देती है। 6 महीने में अगर इंक्वायरी पूरी नहीं हुई तो हम रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देते हैं, बट इनिशियली 6 मंथ्स ओनली। तो विद इन 6 मंथ, 9 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, तुम्हें पता है 6 महीने के अंदर, यानी कि विद इन 6 मंथ। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31, where a government servant avails of the casual leave any time during the tour, the calendar days on which he avails of casual leave will be excluded from the calculation of daily allowance। तो ये हमें पता है कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी टूर के दौरान आकस्मिक छुट्टी का उपयोग करता है, यानी कि उपभोग करता है कैजुअल लीव का, तो जिन कैलेंडर दिवसों में वह आकस्मिक लीव लेता है या लेती है, दैनिक भत्ता के परिकालन से उसे हटा दिया जाता है। हम कैजुअल लीव पर कभी भी डीए नहीं देते। टीए का जो बेनिफिट्स है वो हमें, क्योंकि उसके बाद या पहले है तो वो मिलता है, डीए हम नहीं देते हैं। तो वेयर हाफ ए डे कैजुअल लीव इज अवेल्ड ऑफ, हाउ मच डेली अलाउंस फॉर व्हाट कैलेंडर डे विल बी डिडक्टेड। तो जो हमने टेबल पढ़ी थी कि भाई कितने टाइम के लिए एब्सेंट है उसके बेसिस पर डीए मिलता है, बस उसी को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है कि उस कैलेंडर में के लिए कितना दैनिक भत्ते की कटौती होगी जहां पर आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी ली गई है। आधे दिन की छुट्टी ली गई है, मेजरली हम मान के चलते हैं हमारी ड्यूटी कितनी होती है? 8 घंटे की, है ना। तो आधे दिन की यानी कि हमारा जो है लेस देन 6 आवर है, या हाफ डे अगर हम माने इसमें तो कितना हो गया 4, ये कितना हमारे पास लेस देन 6 आवर। हमें पता है लेस देन 6 आवर के लिए हम कितना देते हैं? 30% डीए देते हैं। 6 to 12 के लिए हम 70% डीए देते हैं। मोर देन 12 आवर के लिए अगर एम्प्लॉय एब्सेंट है हेडक्वार्टर से, वहां पर हम 100% जो डी है वो देते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितने टाइम के लिए एब्सेंट हो अपने हेडक्वार्टर से। यहाँ पर एम्प्लॉय कितने टाइम के लिए हमारा ऐप जो है हाफ डे लिया है, हाफ डे लिया है तो मतलब 4 घंटे, अगर हम मोटा मोटा माने तो 6 घंटे से कम ही है, तो उसको 30% जो मिलना चाहिए था वो हम काटेंगे, बाकी हम दे रहे हैं। तो कितने कटौती करेंगे? हम 30% की कटौती करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है यहां पर हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, with the advent of the RTI Act, Right to Information Act, which of the following rules have been modified in the CCS Conduct Rules, Central Civil Services Conduct Rules 1964? सूचना का अधिकार अधिनियम के आगमन के फलस्वरूप केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 के निम्नलिखित में से किस नियम या किन नियमों के लिए संशोधन किया गया है? आर्टिकल 31, अगर आपको नहीं भी याद है तो आर्टिकल 31 तो हमें पता है, उसमें तो हमारे पास जनरल रूल है, ये तो हो ही नहीं सकता है। आर्टिकल 8 जो है हमारा वो भी नहीं है, वो भी हमने पढ़ा है पॉलिटिकल जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक्स है उसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर जो हमारा विंडिकेशन के लिए हमारा 19 है। राइट ऑप्शन कौन सा है? हमारा जो है रूल नंबर 11। तो नियम जो 11 है वो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो यहाँ का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है करेक्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, अगेन जो स्टेटमेंट्स है, क्वेश्चन हमारा सिंपल है, बस थोड़ा सा जो है घुमा फिरा के पूछा गया है तो पढ़ने में आपको टाइम लगा होगा, लेंथी थोड़ा सा हो जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल टाइम परमिसिबल फॉर एन एप्लीकेंट अंडर आरटीआई एक्ट टू फाइल एन अपील बिफोर एन ऑफिसर हु इज सीनियर इन रैंक टू द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर? सूचना का अधिकार नियम 2005 के अधीन प्रार्थी द्वारा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सीपीआईओ से वरिष्ठ अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष अपील करने की सामान्यतः अनुसम सीमा क्या है? तो बेसिकली फर्स्ट अपील पूछा गया है। फर्स्ट अपील के लिए टाइम लिमिट कितनी होती है? आरटीआई में हमने पढ़ा है कि जब भी आप जो है पीआईओ को रिक्वेस्ट करते हो 30 डेज के अंदर आपके पास रिप्लाई आ जाता है। अगर नहीं आता है 30 डेज के अंदर तो आप अपील कर सकते हो। तो कितने दिन के अंदर कर सकते हो? 30 डेज के अंदर आप जो है अपील कर सकते हो यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट अपील जो होती है वो आपकी होती है 30 डेज की। उसके बाद आप वेट करते हो फॉर द रिप्लाई, तब आएगा अपील का रिप्लाई 45 डेज में। अगर नहीं आया है तो फिर आप जो है 90 डेज के अंदर जो है सेकंड अपील कर सकते हो। 30 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं आया, अगले 30 डेज तक आप कभी भी अपील कर सकते हो। फर्स्ट अपील यानी कि विद इन द 30 डेज, 30 दिन। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है एज पर द रूल 133 का फर्स्ट ऑफ द जीएफआर 2017 a ministerial department at its discretion may execute repair works after following due process indicated in rule 139 159 and 160 of GFR up to a cost of which of the value threshold। तो ये जो है अमेंडमेंट हुए थे जब हमारे लास्ट ईयर में, तो वहां पर हमारे पास ये थे काफी सारे अमेंडमेंट तब हुआ था, है ना। तो सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 133(1) के अनुसार मंत्रालय या विभाग अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 139, 159 और 160 में उल्लिखित सम्यक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निम्नलिखित में से कितने मूल्य की आरंभिक सीमा वाले लागत तक का मरम्मत कार्य कर सकता है। तो अगर उससे पहले होता तो हमारा आंसर कितना होता, 30 लाख। अमेंडमेंट के बाद कितना हो गया था, 60 लाख। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट है, 60 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 while the government servant is on deputation in India which of the following allowances or facilities will be regulated in accordance with the rules of the borrowing organization। जब सरकारी कर्मचारी भारत में प्रतिनियुक्ति पर हो निम्नलिखित में से किस भत्ता या सुविधा का विनिमय आग्रहकरण बोरोइंग संगठन की नियमावली के अनुसार होगा, किसके तहत होगा। बोरोइंग के अकॉर्डिंग आपको जो है बोरोइंग और आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बीच में पहले डिसाइड होता है म्यूचुअली कि भाई कौन कौन सा अलाउंस जो है वो देगा, किस तरीके से देगा, और हम गवर्नमेंट सर्वेंट को बता देते हैं। तो जैसे एचआरए बोरोइंग अथॉरिटी भाई किस तरीके से मिलेगा, हो सकता है सिटी के अकॉर्डिंग ही मिले। ट्रैवलिंग अलाउंस हमारा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है। तो ये बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर जो है बोरोइंग अथॉरिटी में सिमिलर है या उससे बेटर है तो बोरोइंग अथॉरिटी ज्यादातर अपने वाले देती है। बट मेडिकल पॉलिसी जो कि एम्प्लॉय ऑलरेडी है उसको जो है चेंज करना, उसको दोबारा से एनरोल करवाना किसी में, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर हम जो है डेप्यूटेशन इन इंडिया है तो हम कोशिश करते हैं सेम मेडिकल फैसिलिटी दें। तो ये जो है हमारी वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, हमारा जो है इन जो है ये राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड, कि कौन सा सुविधा का विनिमय बोरोइंग की नियमावली के अनुसार होगा, हमारा चिकित्सा सुविधा मेडिकल फैसिलिटी जो है वो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 एप्लीकेशंस रिसीव्ड seeking information under section 6 of the Right to Information Act have to be acted upon within a specified time as per 7 of the Right to Information Act 2005। सूचना का अधिकार नियम 2005 की धारा 6 के अधीन सूचना मांगने वाले आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र पर सूचना का अधिकार नियम 2005 की धारा 7 के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर जो है हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है आरटी के तहत रिक्वेस्ट लगाई है, कितने दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, सिंपल सा कितने दिन के अंदर मिल जाता है, 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज। बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया। तो प्लीज इंडिकेट द स्पेसिफाइड लिमिट फ्रॉम द ऑप्शन बिलोइंग। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। यस, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी एमसीक्यू के बाद हम करेंगे विद सॉल्यूशंस। ठीक है, जो जस्ट वेट। नेक्स्ट है हमारे पास जो है 37 while selling goods or government e-market place the seller shall offer the least possible price a certain percentage on maximum retail price unless otherwise specified, although sellers are free to offer higher discounts and undertake that they would not sell or offer to sell the same product in comparable quantity at a price equal to or lower than offer price on GEM। तो GEM पोर्टल जो हमारा है माल बिक्री के क्रम में विक्रेता यथाशक्त न्यूनतम कीमत अधिकतम खुदरा मूल्य के कतिपय प्रतिशत का प्रभाव देगा जब तक अथवा अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो, यद्यपि विक्रेता अधिक छूट देने के लिए स्वतंत्र है और यह भी वचन देते हैं कि वे उसी तुल्य गुणवत्ता युक्त उत्पाद को इसके समतुल्य कीमत पर अथवा उससे कम कीमत पर बाजार में बेचने का प्रस्ताव नहीं देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि जैम पोर्टल पर जो सेलर है आप उससे प्रोडक्ट खरीदते हो वो आपको प्राइस कितना देगा, कितना डिस्काउंट देगा मिनिमम। तो ये जो है क्लोज ऐड किया गया था अभी रिसेंटली ही। तो प्लीज आइडेंटिफाई क्वांटम ऑफ परसेंटेज। तो मिनिमम उसको 10% देना ही देना है, उससे ज्यादा जो मर्जी दे सकता है बट 10% जो हमारा वो मिनिमम रहेगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38 हमारा क्या है, वेयर नो एलटीसी एडवांस इज टेकन एलटीसी क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट कैन बी प्रेफर्ड विद इन हाउ मच पीरियड विद द कंकरेंस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर इन रिलैक्सेशन टू रूल नंबर 14 एंड 15 ऑफ एलटीसी रूल विद रेफरेंस टू द डीओपीटी। जिस मामले में एलटीसी एडवांस नहीं लिया गया है और छुट्टी यात्रा रियासत की प्रतिपूर्ति का दावा डीओपीटी का मामला सौंपे बिना एलटीसी नियम के 14 और 15 में ढील देते हुए वित्तीय
सलाहकार की अनुमति से कितनी अवधि के भीतर किया जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन ये है कि अगर जो है आपने एलटीसी एडवांस नहीं लिया तो कितने दिन में आप जो है अपना जो है सबमिट करते हो अपना क्लेम, 3 मंथ्स के अंदर, राइट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर उसमें ढिलाई देनी है, रिलैक्सेशन देना, तो हम कितना कर देते हैं, 6 मंथ तक कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है 3, 6 मंथ्स। जहां पर एडवांस लिया है वहां पर हमारा कितना होता है, टाइम लिमिट 1 मंथ होता है, वो रिलैक्स करके हम 3 मंथ्स करते हैं। नॉर्मल में 3 मंथ्स है, रिलैक्स करके हम कितना करते हैं, 6 मंथ्स कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। 39 हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपको याद रखना ही रखना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विच स्पेसिफिक प्रोविजन हैज बीन मेड इन द जनरल फाइनेंशियल रूल टू फैसिलिटेट द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एसपीवी। मंत्रालयों और विभागों द्वारा सरकार के ऑनलाइन पोर्टल जैम एसपीवी के माध्यम से अपेक्षित माल और सेवा के अधिप्रापण की सुविधा प्रदान करने हेतु, इसे सुगम बनाने हेतु के लिए सामान्य वित्तीय नियमावली में क्या प्रदिष्टि संबंध किया गया है। तो जैम एसपीवी के बारे में किसमें है, 149 में, जो कहता है कि जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, गुड्स एंड सर्विसेज, जो है आपको मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को जैम पोर्टल से ही प्रोक्योर करने हैं। तो जैम एसपीवी के बारे में भी हमने वहीं से पढ़ा है। तो 149 जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है 149 आर्टिकल 149 रूल है ये। नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमारा एमसीक्यू का है, वो है हमारा 40। इफ द ग्रुप इज एजुकेटेड, मोटिवेटेड एंड सफिशिएंटली अवेयर ऑफ द प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लीडरशिप इज नॉट रिकमेंडेड टू सक्सीड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यदि समूह शिक्षित, अभिप्रेरित और प्रक्रिया से पर्याप्त है, सुपरिचित है, तो सफलता है तो निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार के नेतृत्व की संस्कृति नहीं की जा सकती। ऑथोरिटेरियन, अधिकारनायकवादी, डेमोक्रेटिक, परसो, या फिर हमारा फंक्शनल। तो देखो ऑथोरिटी तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जहां पर जो आपका स्टाफ है वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर सारी चीजें हैं, तो हमारा क्या है कि यहाँ पर ऑथोरिटी नहीं हो सकता। आप ऑथोरिटी जो है किसी पर धाक नहीं जमा सकते, तो वो नहीं होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम याद रखेंगे। हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो एमसीक्यू था वो हमने यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो आप ऑलरेडी देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जो है अभी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं, तो अपने क्वेश्चन यहाँ पर मैच कर सकते हो, और जितने भी आपके आंसर बन रहे हैं वो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूले। अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम का नेम, और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, तो आपको आपके जो एग्जाम से रिलेवेंट सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती है। आप जो है अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, केवीएस, एनवीएस आपका एम है, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड मास्टर, या फिर नॉन टीचिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एएसओ, एओ, जो है आपके कोई जानने वाला एओ, या फिर जो है एसएससी, उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल है। इसी तरीके से ये हमारे प्रिंसिपल के लिए फेज 3 की रिक्रूटमेंट जो है नोटिस आने वाला है, जो इस बार एलिजिबल नहीं थे या इस बार एग्जाम नहीं दे पाए, इस बार फॉर्म नहीं फिल कर पाए, तो वो यहाँ पर हमारे पास जो है तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। बैचेस अभी हमारे जो लाइव बैचेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, और जो है टीयर 2 का जैसे ही रिजल्ट आएगा या 10-15 दिन के बाद हमारा उससे पहले ही अभी इंटरव्यू बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको लगता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरे क्लियर हो जाएगा, आप इंटरव्यू की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हार्ड कॉपी नोट्स इस तरीके से आपको मिल जाते हैं, बाय कोरियर पैन इंडिया डिलीवरी है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में तो सेम डे आपको बाय पोर्टल के थ्रू मिल जाते हैं। स्टडी पोर्टल एकेडमी आप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपके पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, फॉर यूपीएससी, फॉर केवीएस, फॉर एनवीएस, ये हमारे सभी बैचेस जो हमारे पास अवेलेबल है। इसमें आपका सारा का सारा जो सिलेबस है वो यहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट किया गया है, तो सारी की सारी चीजें हमारे पास जो है यहाँ पर हमारी कंप्लीटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनका भी एग्जाम था। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।